हाँ जी, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की लास्ट क्लास के अंतर्गत हम जो पढ़े थे, उसमें हमने उत्तरी अमेरिका के देश और राजधानियों के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम उत्तरी अमेरिका के आउटलाइन के बारे में पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे आउटलाइन का मतलब क्या है? तो आउटलाइन के अंतर्गत क्या होता है कि जब हम किसी भी देश के बारे में स्टडी करते हैं, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अभी जैसे नॉर्थ अमेरिका की स्टडी कर रहे हैं, तो आउटलाइन कोई ऐसा टॉपिक नहीं है पर्टिकुलरली। तो यहां पर सिर्फ हमें ये देखना है कि आउटलाइन में जब हम किसी भी देश के चारों ओर जाएंगे तो बहुत सारे आइलैंड्स आपको दिखाई देते हैं। तो चारों तरफ जाएंगे, बहुत सारे आइलैंड्स आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे सी दिखाई देंगे, बहुत सारे बे दिखाई देते हैं आपको, ठीक है, और कुछ पेनिनसुला भी आपको दिखाई देते हैं। तो कुछ पेनिनसुला आपको दिखाई देंगे, कुछ आइसलैंड आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, कुछ बे या गल्फ वगैरह या कुछ सी। तो इन तीन चार टॉपिकों की जब हम स्टडी करते हैं, तो आउटलाइन के अंतर्गत हमें क्या याद रखना है कि जब हम किसी भी कॉन्टिनेंट को, जैसे हम नॉर्थ अमेरिका की स्टडी करेंगे, तो इस नॉर्थ अमेरिका की जब हम स्टडी करेंगे तो इसके चारों ओर हमें बहुत सारे सी दिखेंगे, ठीक है, यहां पर कुछ गल्फ भी आपको दिखाई देंगे, ठीक है, यहां पर भी कुछ गल्फ या बे आपको दिखाई देगा, ठीक है, इस साइड भी कुछ सी है, तो कुछ पेनिनसुला आपको मिल जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि इस पूरे की स्टडी करना है, तो किसी भी कॉन्टिनेंट के चारों ओर जब हम स्टडी करते हैं तो उसी को हम नाम देते हैं आउटलाइन। तो इस आउटलाइन के अंदर हमें क्या कवर करना होता है उसको समझिए एक बार। तो आउटलाइन के अंदर हम पढ़ेंगे, सबसे पहले यहां पर हम ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से आइसलैंड कवर होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे आइसलैंड से क्वेश्चन कई बार आता है। दूसरा, इसी के अंदर जब हम जाएंगे तो इसके अंदर हम बहुत सारे बे या गल्फ की स्टडी करेंगे। इसके बाद इसी के अंदर आपको कुछ सी दिखाई देंगे, और इसके साथ यहां पर बहुत सारे आपको पेनिनसुला, ठीक है, पेनिनसुला का मीन्स है प्रायद्वीप, सी का मतलब हम कह देते हैं सागर, गल्फ या बे को कहा जाएगा खाड़ी, आइसलैंड को कहा जाता द्वीप, और लास्ट में हमें मिलती है यहां पर कुछ जल संधियां, जहां जल डमरू मत भी कहा जाता है इसको, जैसे कहते हैं हम स्ट्रेट। तो इन पांच टॉपिकों की जब हम स्टडी करते हैं तो उसी पांच टॉपिकों को अलग अलग नहीं पढ़ना होता है। अगर अलग अलग पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा कि आइसलैंड को अलग पढ़ लें, बे गल्फ अलग पढ़ लें, सी अलग पढ़ लें, पेनिनसुला जल, सभी को एक साथ पढ़ा जाता है, क्योंकि सारी जल संधियां, सारे द्वीप, सारी खाड़ियां, सारे सागर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से संबंधित होते हैं। तो इसलिए हमें सारी चीजों को क्या है, एक साथ पढ़ना है, जिसका नाम होगा हमारा आउटलाइन। तो इसलिए आज का टॉपिक जो है वो होगा हमारा आउटलाइन। तो इन शब्दों का मतलब क्या होता है उनको एक बार देख लें। जैसे शब्द सबसे पहले हमारा आता है द्वीप। तो द्वीप या आइलैंड का मतलब क्या होगा? तो द्वीप या आइसलैंड का मतलब होता है ऐसी कोई भी स्थलीय संरचना, कोई भी ऐसा लैंड का पार्ट, ये मान लो कि कोई एक लैंड का पार्ट है, कोई भी ऐसा स्थलाकृति या ऐसे स्थल की जो चारों ओर पानी से घिरा हो। तो अगर चारों ओर पानी से घिरा हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे? द्वीप। तो ये वाटर बॉडी से कवर होगा, ये हमारा होगा लैंड। तो ये लैंड पार्ट सराउंडेड बाय वाटर बॉडी, स्थल का ऐसा भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, उसे हम कहेंगे द्वीप। दूसरा नंबर अगर हम देखें तो आपके सामने एक शब्द आता है प्रायद्वीप, पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो ये कोई स्थल का भाग है, और इस स्थलीय भाग के साइडों में पानी भरा हुआ है। तो यहां पर क्या है, कुछ जली भाग आपको दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या होता है? लैंड एरिया सराउंडेड बाय वाटर या ऑल साइड ऑफ वाटर। तो अगर चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ तो उसको हम द्वीप बोलेंगे, और अगर तीन तरफ तो थ्री साइड कवर होगी इसकी, थ्री साइड कवर्ड बाय वाटर। तो अगर स्थल की तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है तो तीन और पानी से घिरा,
तो अगर कोई स्थलाकृति तीन और पानी से घिरी हुई है तो उसे हम प्रायद्वीप की संज्ञा देते हैं। और इसकी वन साइड, दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, वन साइड, तो वन साइड जो है वो क्या होगी, लैंड को टच करेगी। तो एक स्थल क्या करेगा, इसका स्थल को टच करेगा। तो थ्री साइड सराउंडेड बाय वाटर एंड वन साइड कनेक्ट विथ लैंड। तो एक भाग स्थल के साथ जुड़ा होता, तीन भाग हमारे पानी से घिरे होते, ऐसी स्थलाकृति को कहते हैं प्रायद्वीप। इसके बाद एक शब्द आता है हमारा गल्फ और बे, जिसको हिंदी में सामान्यतः खाड़ी शब्द के नाम से पढ़ा जाता है। तो गल्फ या बे के बारे में क्या होता है, तो गल्फ बे का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो ये कोई लैंड का एरिया रहेगा इसके चारों तरफ या तीन तरफ कह सकते हैं, ये कोई लैंड का एरिया है। और यहां पर जल के भाग की बात करेंगे तो इसके अंदर यहां पर आपको जलीय भाग मिलेगा। तो पेनिनसुला का बिल्कुल अपोजिट कर देंगे तो आपका खाड़ी या बे में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे प्रायद्वीप के अंदर हमने क्या पढ़ा था, ए एरिया सराउंडेड थ्री साइड ऑफ सराउंडेड बाय वाटर, इसमें क्या होगा, ए वाटर बॉडी, तो इसमें क्या हो जाएगा, अ वाटर बॉडी, ठीक है, एक जली भाग। तो ये क्या होगा, थ्री साइड कवर्ड बाय लैंड, तीन और स्थल से घिरा। तो पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि थ्री साइड कवर्ड बाय लैंड, एंड दूसरा पॉइंट इसमें याद रखेंगे आप कि जब भी इसमें लिखेंगे तो वन साइड ओपन। तो वन साइड ओपन, किस साइड ओपन होगी, सी की तरफ। तो यहां वन साइड कनेक्ट विथ सी किस तरीके से भी कर सकते हैं, वन साइड कनेक्ट विथ वाटर बॉडीज। तो कोई डेफिनेशन रटना नहीं है, सिर्फ चीजों को समझना है। तो तीन और स्थल का वो जल का वो भाग जो तीन और स्थल से घिरा होगा और एक साइड पानी से घिरा हो या पानी से कनेक्ट करता हो, ऐसे भाग को हम कहते हैं खाड़ी। तो इसी को कहा जाएगा गल्फ या बे। लेकिन क्वेश्चन आता है कि गल्फ और बे में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो गल्फ और बे में एक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, उस डिफरेंस को थोड़ा सा समझ लें। अगर हम गल्फ की बात करें या फिर अगर बे की बात की जाए तो दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं एक एग्जांपल के साथ एक डायग्राम से आपको समझा रहा हूं। जब हम गल्फ की बात करें तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो ये मैं एग्जांपल जो आपको दिखा रहा हूं, ये एग्जांपल आपको नॉर्थ अमेरिका के अंदर मिलेगा। तो इस जलीय भाग को कहा जाता है, तो ये तीनों और स्थल का भाग होगा, ये हमारा वाटर बॉडीज है। ठीक है, ये पूरे का पूरा लैंड का स्ट्रक्चर है। तो ये जो बॉडी है इसको कहा जाएगा बे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बे, सॉरी बे नहीं, इसको लिखेंगे गल्फ। तो इसकी जगह लिखेंगे गल्फ, लिखा इस साइड तो गल्फ लिखेंगे। और अगर दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो वो आपको बहुत ही प्यारा एग्जांपल हमारे भारत देश के अंदर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक एग्जांपल मिलेगा इंडिया में। तो ये पूरी की पूरी लैंड बॉडीज कवर हो जाएगी इस साइड, और इसके इस साइड हमें पानी मिल जाता है। तो ये हमारा जल का वाटर बॉडीज आ जाएगी यहां पर। तो इस पार्ट को कहा जाता है बे। तो इसे क्या बोलेंगे, बे। तो गल्फ और बे का एक सेंस अगर आप देखोगे यहां पर, तो एक स्ट्रक्चर में डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। तो दोनों ही वाटर बॉडीज हैं, थ्री साइड लैंड को कवर, लैंड से कवर्ड है, वन साइड ओपन है। लेकिन माउथ को अगर आप देखेंगे तो इसके माउथ की अगर आप स्टडी करेंगे, यहां पर अगर आप माउथ रेंज इसकी देखोगे तो इसके माउथ का डिफरेंस आप देखोगे बहुत कम है। और यहां पर अगर आप माउथ को देखोगे तो ये माउथ का जो एरिया है वो काफी ज्यादा ओपन है। तो नैरो माउथ, तो इसमें हमेशा जो माउथ रहेगा वो काफी ज्यादा नैरो रहेगा। तो इसका जो मुहाना रहेगा वो संकीर्ण मुहाना होगा, या माउथ कह सकते हैं। और इसका क्या होगा, खुला।
तो ये ओपन माउथ रहता है और ये आपका काफी ज्यादा नैरो माउथ में रहेगा। बाकी एक्सेप्शंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन जर्नली यही पढ़ा जाता है। और इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसको कहा जाता है गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, यहां पर लिख दे रहा हूं। तो ये जो मैंने बनाया था ये गल्फ ऑफ मैक्सिको का ही एग्जाम्पल है, तो इसको कहते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको। यहां पर जो बनाया हुआ है ये आपका बे ऑफ बंगाल, यहां साइड में लिख दे रहा हूं। ये जो एग्जाम्पल है आपका किसका, बे ऑफ बंगाल का। तो अब आपको एग्जाम्पल के साथ क्लियर होगा कि गल्फ और बे में क्या अंतर है। तो आज की क्लास के अंदर हम केवल इन्हीं 4 चीजों पर बात करेंगे। स्टेट्स की बात मैं अगली क्लास में करवाऊंगा, तो अभी केवल 4 चीजें समझेंगे। पहले द्वीप आइसलैंड पढ़ेंगे, आज प्रायद्वीप पढ़ेंगे, गल्फ और बे को पढ़ेंगे। ठीक है, 3 ही चीजें हुई हैं और इसमें हाँ सी आपका बचा हुआ है, तो इसके अंदर हम एक छोटा सा पार्ट और कवर कर लेते हैं। ठीक है, सी के बारे में और देख लेते हैं यहां पर। तो अगर किसी सी या सागर की बात की जाए तो सी और सागर का मतलब क्या होता है। तो जैसे कोई कोस्ट लाइन है, ये मान लेते हैं कि कोई एक कोस्ट लाइन है, किसी की भी कोस्ट लाइन मान लो। ठीक है, तो ये कोई लैंड वाला पार्ट है हमारा, और इस लैंड के साथ में यहां पर आपकी पूरी की पूरी वाटर बॉडीज है। तो इट इज कंप्लीट वाटर बॉडी ऑफ ओशियंस कहेंगे जिसको। तो ये एक कोई बहुत बड़ा ओशियंस का पार्ट हमें दिखाई दे रहा है यहां पर। तो ये पूरा कहलाएगा आपका ओशियन, इसको क्या बोला जाएगा, ओशियन। लेकिन इस ओशियन के नियर बाई जो एरिया होगा यहां पर, तो ये आपका क्या कहलाएगा, यहां पर कुछ सी हो सकता है, यहां पर होगा सी। तो पहली चीज तो इसमें ये हो गई। तो इसकी डेफिनेशन में हम जब जाएंगे तो पहली चीज तो ये कंप्लीट होती है कि ओशियन के सब डिवीजन, तो ये क्या है, सब डिवीजन है। तो सब डिवीजन ऑफ ओशियन, तो समुद्र के उपभाग। ठीक है, तो समुद्र के उपभागों को क्या कहा जाता है, तो समुद्र के उपभाग सागर कहलाते हैं। और दूसरा ये है, ये हमेशा क्या करेंगे, किसी कोस्ट को टच करेंगे। तो कोई भी कोस्ट लाइन है तो इस कोस्ट लाइन को जो कनेक्ट करेगा वो सी होगा। तो कोस्ट लाइन को अगर कोई कनेक्ट करता है तो वो कौन कनेक्ट करता है, सी। तो सी हमेशा किसी भी तटीय भाग को स्पर्श करते हैं, अपवाद आपको मिल जाएंगे। जैसे सारगासो सी एक इसका अपवाद है। तो किसी भी तट लाइन को अगर कोई टच करता है तो वो सागर है, और सागर किसी महासागर का उपभाग कहलाता है। तो इतनी चीजें आपको आज की क्लास में पढ़नी है। तो 5 चीजें आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम इन चारों चीजों को एक साथ लेकर चलेंगे, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। जैसे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की स्टडी करेंगे तो इसके चारों ओर की सारी चीजों को एक साथ लेकर चलेंगे। जैसे यहां पर हम पहले ओशियंस को क्लियर कर लेते हैं। तो इस साइड जो हमें सागर मिलता है इसको कहा जाएगा पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। तो इस साइड है पैसिफिक ओशियन, और ऊपर हम जाते हैं तो यहां पर आपको आर्कटिक ओशियन है यहां पर। और इस साइड आप जानते हैं कि यहां पर अटलांटिक ओशियन है। और ये नॉर्थ वाला पार्ट रहेगा, ये भी नॉर्थ अटलांटिक है, और इसको भी हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। तो इसी पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन के जो सब डिविजन्स हैं, जो कोस्ट लाइन को टच करते हैं, उन्हीं की स्टडी करनी है, जिसमें बहुत सारे द्वीप होंगे, सागर होंगे, खाड़ियां हो जाएंगी, प्रायद्वीप होंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं कि हमें पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर क्या क्या मिलता है। तो पहले से आर्कटिक ओशियन में देखते हैं। अगर आप आर्कटिक ओशियन में जाएंगे तो आर्कटिक ओशियन के अंदर यहां पर आपको एक सागर मिलेगा जिसको कहा जाएगा ब्यूफोर्ट सागर। तो यहां पर आपको एक सागर मिलेगा जिसका नाम है ब्यूफोर्ट सागर। तो पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ब्यूफोर्ट सागर कहां पर स्थित है। तो ब्यूफोर्ट सागर इज द सब डिवीजन ऑफ द आर्कटिक ओशियन। तो ये आर्कटिक महासागर का उपभाग है और नॉर्थ अमेरिका के कनाडा के उत्तर में स्थित है। इस ब्यूफोर्ट सागर के बाद अगर आप जाते हैं तो यहां पर अगर आप जाएंगे तो इस जगह पर आपको एक खाड़ी मिल जाती है, इसको कहा जाता है गल्फ ऑफ मैकेंजी या मैकेंजी की खाड़ी। मैकेंजी की खाड़ी एटलस में साथ में रखो तो एटलस के साथ आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस जगह पर हमें मिलती है मैकेंजी की खाड़ी,
और मैकेंजी की खाड़ी के नीचे अगर आप थोड़ा सा नीचे और जाते हैं तो इस जगह पर आपको मिल जाता है, इसी जगह पर, यहां पर पहले एक चीज और देख लो कि ये जो दो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर, तो ये जो दो पार्ट आपको यहां पर दिखाई देते हैं, इसमें एक आइलैंड आपका यहां पर बनेगा और एक आइलैंड आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये 2 आइलैंड्स पार्ट है। देखो हम अलग अलग नहीं देख रहे, हमने साथ में ही यहां पर क्या किया हुआ है, खाड़ी को भी कवर कर लिया, सागर को भी कवर कर लिया। तो इसी के साथ यहां पर हम क्या करेंगे कि इसके अंतर्गत आने वाले द्वीपों को भी पढ़ेंगे। तो इन द्वीपों की अगर हम बात की जाए तो इसको कहा जाता है बैंक्स द्वीप, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, बैंक्स, और इसको कहा जाता है विक्टोरिया आइलैंड। तो एक द्वीप कहलाएगा बैंक्स द्वीप और दूसरे द्वीप को क्या कहा जाएगा, विक्टोरिया द्वीप। ये भी आर्कटिक ओशियन में लोकेटेड है और पैसिफिक आर्कटिक ओशियन के सब डिवीजन है। इसी बैंक्स द्वीप और विक्टोरिया द्वीप के अगर आप नीचे जाएंगे तो इसी जगह पर आपको कुछ खाड़ी मिल जाएंगी, एक छोटी सी खाड़ी, इसको कहा जाता है अमुंडसन की खाड़ी। तो यहां पर आपको एक छोटी सी खाड़ी मिल जाएगी जिसे क्या कहा जाएगा, अमुंडसन की खाड़ी। अब एक बार समझो, तो मैंने आपको खाड़ी भी बता दी, सागर भी बता दिया, द्वीप भी बता दिया। तो एक ही जगह पर, अब ऐसा नहीं कि खाड़ियों को पहले पढ़ लें, द्वीपों को बाद में पढ़ेंगे, सारी चीजें एक बार में कवर करनी है। तो पहला पॉइंट ब्यूफोर्ड सागर याद रखेंगे, दूसरे पर मैकेंजी की खाड़ी, फिर बैंक्स आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, और विक्टोरिया आइलैंड्स के नीचे क्या है, अमुंडसन की खाड़ी। इसके बाद अगर आप यहां जाएंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों का एक ग्रुप मिलता है यहां पर। तो इस जगह पर बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों का ग्रुप है, इस ग्रुप को कहा जाता है क्वीन एलिजाबेथ। तो इस जगह पर कई छोटे छोटे द्वीपों का ग्रुप मिलता है, इस ग्रुप को कहा जाता है क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह। और इसके ऊपर अगर आप जाएंगे, मैं कलर नहीं कर रहा हूं, ये छोटे छोटे जो द्वीप हैं, तो ये जो द्वीप आप देखेंगे तो इस जगह पर आपको एक बड़ा सा द्वीप दिखाई देगा। इन द्वीपों की जरूरत हमें पड़ेगी आगे जाके, जब हम पढ़ेंगे तो इन सारे द्वीपों की हमें जरूरत पड़ेगी। तो इस पूरे द्वीप की अगर बात की जाए, एक मिनट, तो इस द्वीप की अगर हम बात करें तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहा जाता है एलिस मेयर आइलैंड। यहां लिख दे रहे हैं, तो इसको कहा जाता है एलिस मेयर द्वीप। तो एलिस मेयर द्वीप भी किसका पार्ट है, कनाडा का। तो कनाडा के अंदर बैंक्स आइलैंड मिलेगा, विक्टोरिया आइलैंड मिलेगा, कनाडा के अंदर ही हमें क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड मिलेंगे, कनाडा के अंदर ही हमें एलिस मेयर आइलैंड मिल जाएगा। इसी के बाद कनाडा के अंदर अगर आप इस आइलैंड्स को देखेंगे तो कनाडा में ये वाला आइलैंड्स देखेंगे, एक लार्जेस्ट आइलैंड है। तो इस पूरे आइलैंड्स की अगर स्टडी करें हम तो आप एटलस में देख पाओगे, इस आइसलैंड को कहा जाएगा बैफिन आइलैंड। तो ये आइलैंड क्या कहलाएगा, हमारा बैफिन द्वीप। बैफिन आइसलैंड। तो इस तरीके से हमें नॉर्थ अमेरिका के आर्कटिक ओशियन से जुड़े हुए बहुत सारे द्वीप मिल गए, बहुत सारी खाड़ियां भी मिली, ठीक है। और उसके साथ एक ब्यूफोर्ड सागर भी हमें यहां पर मिल गया है। इसमें हमें जल संधियां भी मिलेंगी, लेकिन जल संधियों को मैं अगली क्लास में कवर करवाऊंगा। उससे पहले आपको सारी खाड़ियां, सागर, द्वीप क्लियर होने चाहिए। इसके बाद अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे तो इस पूरे आइसलैंड को कहा जाता है ग्रीनलैंड। तो इस पूरे द्वीप का नाम क्या है, ग्रीनलैंड। और इस ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। तो ग्रीनलैंड कोई स्वतंत्र देश नहीं है, बल्कि ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। डेनमार्क कहां पर मिलता है, हमें यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर एक देश मिलता है जिसको कहा जाता है डेनमार्क। और इसी डेनमार्क का अधिकार है किसके ऊपर, ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड के बारे में यह कहा जाता है कि पॉलिटिकली, अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो इस पर डेनमार्क का अधिकार है, लेकिन फिजिकली अगर भौतिक रूप से देखा जाए तो ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका में स्थित है, और अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, डेनमार्क का। मतलब ये कह सकते हैं कि ग्रीनलैंड की जमीन तो नॉर्थ अमेरिका में आती है, लेकिन इसकी रजिस्ट्री किसके पास है, डेनमार्क के पास है।
और इसकी राजधानी भी आपको याद रखना है, तो इसकी राजधानी आपको इसी के पास में मिल जाएगी यहां पर। तो इसकी राजधानी का नाम है नुक, ठीक है, नुक राजधानी इसकी है। और इसको व्हाइट आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, श्वेत द्वीप भी कहा जाता है, सबसे बड़ा द्वीप भी है। और इसको हम व्हाइट द्वीप या श्वेत द्वीप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अधिकांश क्षेत्र इसका, लगभग सारा क्षेत्र मान लो कि इसका पूरी तरीके से बर्फ से घिरा हुआ है। तो ये ग्रीनलैंड हो गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहां पर जाएंगे तो इस जगह पर आपको एक खाड़ी मिल जाएगी, इस खाड़ी को कहा जाता है हडसन की खाड़ी। तो यहां पर जो खाड़ी मिलती है इस खाड़ी को क्या कहते हैं, हडसन बे, हडसन की खाड़ी। तो यहां पर आपको मिल जाएगी हडसन की खाड़ी। और हडसन की खाड़ी के बाद अगर आप यहां पर जाएंगे तो यहां पर एक बड़ा सागर मिलेगा जिसको कहा जाता है लेब्राडोर सागर। और हडसन की खाड़ी के नीचे ही यहां पर ये जो पार्ट है यहां पर हमें मिल जाती है जेम्स की खाड़ी। तो हडसन की खाड़ी के नीचे ही बनी हुई है जेम्स की खाड़ी। और यहां पर भी हमें एक फॉक्स बेसिन करके मिल जाएगा, तो इसको भी चाहो तो आप याद रख सकते हैं, फॉक्स द्रोणी आपको मिल जाएगी। तो इसी जगह पर फॉक्स द्रोणी है, हडसन की खाड़ी है, और इस साइड जाएंगे तो लेब्राडोर सागर है। तो यहां पर आपने देख लिया, सारी चीजें क्लियर हो गई। और यहां पर आपका ये बफिन आइलैंड है और इस जगह पर एक बफिन बे भी है। तो यहां पर आपको एक बफिन की खाड़ी भी मिल जाएगी, बफिन बे। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। तो एक तरफ हडसन की खाड़ी, यहां पर लेब्राडोर सागर, यहां पर बफिन की खाड़ी है, ऊपर पूरे का पूरा आर्कटिक ओशियन है। तो किस पॉइंट से कैसे याद रखना है, अगर हम इन पॉइंट्स को क्रम से लिखें, देखो मैं यहां पर लिख के दिखा दे रहा हूं, एक बार इसको हटा देते हैं। तो जब आप इसको नोट डाउन करोगे तो एक सीक्वेंस में आपको नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्यूफोर्ड सागर के बारे में बताएंगे, ठीक है। सेकंड आप क्या करेंगे, मैकेंजी, तो मैकेंजी बे के बारे में बताएंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पर आप अमुंडसन के बारे में चाहो तो लिख सकते हैं, अमुंडसन बे, अमुंडसन की खाड़ी। चौथे नंबर पर आप बैंक्स आइलैंड के बारे में बताएंगे। पांचवें नंबर पर आप विक्टोरिया आइलैंड के बारे में बताएंगे। छठवें नंबर पर आप क्वीन एलिजाबेथ के बारे में बताएंगे। सातवें नंबर पर आप चाहें तो एलिजाबेथ के बाद हमने पढ़ा था, एलिजाबेथ 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 के बाद जाएंगे तो आप एलिसमेयर आइलैंड के बारे में चाहो तो बता सकते हैं, एलिसमेयर का नाम ले लेंगे। इसके बाद अगर आप जाएंगे एलिसमेयर के बाद तो आप ग्रीनलैंड के बारे में बता सकते हैं, या बैफिन के बारे में पहले बता दो। तो बैफिन आइलैंड है, 9वें नंबर पर ग्रीनलैंड है। उसके बाद आप चाहो तो मेन हडसन की खाड़ी बता दो, और 11वें नंबर पर आप लेब्राडोर सी बता देंगे। तो इस तरीके से सीक्वेंस आपका पूरा क्लियर होना चाहिए कि हमें किस तरीके से सारी चीजों को बताना है। और ये सारे के सारे जो सब डिवीजन है, ये सारे के सारे सब डिवीजन हमें आर्कटिक ओशियन के अंदर ही मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम कुछ पॉइंट्स और देखें यहां पर, तो मैं अगली स्लाइड में दिखा रहा हूं, तो यहां के या इसी में कुछ पॉइंट और देख लो, फिर अब बदल लेंगे स्लाइड को। तो कुछ पॉइंट्स अगर और देखे जाए यहां पर, तो इसके बाद अगर आप जाओगे तो ये लेब्राडोर सागर के बाद इस तरीके से आपको एक आइलैंड यहां पर मिल जाएगा। तो ये जो आइलैंड्स यहां पर आपको मिलेगा, इस आइलैंड की अगर हम बात की जाए तो इस आइलैंड को कहा जाता है न्यू फाउंडलैंड, ठीक है। द्वीप का कलर हमने कैसा लिया था, ग्रीन, ग्रीन कलर से लिखते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, न्यू फाउंडलैंड। और इसी न्यू फाउंडलैंड के नीचे यहां पर एक छोटा सा पॉइंट मिलता है जिसको कहते हैं ग्रांड बैंक। तो छोटे से पॉइंट को क्या कहेंगे, एटलस में देखो जरा, एटलस में देखोगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ग्रांड बैंक। और ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर फिश प्रोडक्शन के लिए फेमस है। तो ग्रांड बैंक पूरे विश्व स्तर पर मछली उत्पादन का सबसे बड़ा
केंद्र माना जाता है। मछली उत्पादन का यहाँ पर कारण यह माना जाता है कि यहाँ से लेब्राडोर और ग्रीनलैंड की ठंडी धारा आती है और नीचे की तरफ से गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा जाती है। तो गर्म और ठंडे पानी की उपस्थिति के कारण पानी गुनगुना हो जाता है। इस कारण यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पर कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह, काफी जो मछली खाने के लिए दाने वगैरह है, वो गल्फ स्ट्रीम के साथ बहकर इसी क्षेत्र में चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा फिश का प्रोडक्शन किया जाता है। इसी ग्रैंड बैंक के पास में जाएंगे तो इसके नीचे यहां पर एक आपको खाड़ी मिलेगी। तो इस जगह पर एक पानी का छोटा सा एरिया मिलेगा। यहां पर इस पार्ट को कहा जाएगा गल्फ ऑफ लॉरेंस। तो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस की खाड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट खाड़ी है, क्योंकि इस सेंट लॉरेंस की खाड़ी में यहां से एक नदी हम आगे जाके पढ़ेंगे, सेंट लॉरेंस नदी इसी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। सेंट लॉरेंस की खाड़ी आपको यहां पर मिल जाएगी और इस सेंट लॉरेंस की खाड़ी के अंदर ही आपको दो छोटे छोटे आइलैंड मिलेंगे। तो इसी सेंट लॉरेंस की खाड़ी के अंदर यहां पर छोटे छोटे दो आइसलैंड हैं। तो इस आइसलैंड की बात करें तो इस आइसलैंड को कहा जाता है एंटीकोस्टी आइलैंड। कोट से करके मिल जाएगा, आप एक बार देख लेना, ऐसे एंटी करके एक मिल जाएगा। और इसी के नीचे जो आइलैंड मिलेगा, इस आइलैंड को कहा जाएगा, इसको कहा जाता है प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड। और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की विशेषता क्या है? इस आइलैंड की विशेषता है कि यह कनाडा का सबसे छोटा प्रांत है। तो कनाडा के सबसे छोटे प्रांत की बात करें तो उसका नाम है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। तो ये दो आइलैंड, एक प्रिंस एडवर्ड और एक एंटीकोस्टी, ये दोनों के ही कनाडा के आइलैंड है। इसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इस जगह पर इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो इस तरीके से आपको मिलेगा। ये इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है नोवा स्कोटिया। नोवा स्कोटिया। और ये नोवा स्कोटिया भी फिश प्रोडक्शन के लिए फेमस है। तो ये भी किसके लिए फेमस है? फिश के लिए फेमस है। तो इसके नीचे भी लिख लेंगे फिश। ठीक है, तो नोवा स्कोटिया भी मत्स्य उत्पादन के लिए फेमस है और ग्रैंड बैंक जो न्यू फाउंडलैंड का पार्ट है वो भी फिश प्रोडक्शन के लिए फेमस है। इसी नोवा स्कोटिया के नीचे अगर हम जाएंगे तो यहां पर हमें एक खाड़ी मिलती है। तो इस खाड़ी की अगर बात करें तो इस जगह पर बिल्कुल ये जो पॉइंट है, बिल्कुल नोवा स्कोटिया के नीचे यहां पर आपको एक खाड़ी मिलती है इस जगह पर। तो इस खाड़ी को कहा जाता है फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी। तो फंडी की खाड़ी की अगर हम बात करें तो यहां पर विश्व के सबसे ऊंचे टाइड आते हैं। तो ये टाइड मतलब ज्वार के लिए फेमस है। तो विश्व के सबसे ऊंचे टाइड या ज्वार कहां पर आते हैं? फंडी की खाड़ी में विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। कहां पर है? बिल्कुल नोवा स्कोटिया के नीचे ही आपको फंडी की खाड़ी मिल जाएगी। तो ये विश्व के सबसे ऊंचे ज्वारों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगर हम जाएं तो यहां पर आपको एक छोटा सा पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट को कहा जाता है केप कोड। केप कोड ये यूएसए का सबसे पूर्वी किनारा है। तो यूएसए का सबसे पूर्वी किनारे को क्या कहा जाता है? केप कोड। ईस्टर्न पॉइंट ऑफ यूएसए को क्या बोलेंगे? केप कोड के नाम से जानते हैं। तो ये इस तरफ के कुछ पॉइंट हो गए, केप कोड तक याद रखना। मैं केप कोड के बाद दूसरी स्लाइड में कराऊंगा। अब इस तरफ के लौट के तो हम इस तरफ से ही आएंगे, लेकिन यहां तक हम देख लेते हैं।
तो इस तरफ का कुछ एरिया की बात करें तो यहां पर, तो ये जो मैक्सिको है, इस मैक्सिको के पूरब में आपको एक खाड़ी मिलती है जिसको कहा जाता है गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको कहां पर है? मैक्सिको के पूरब में। और इस साइड अगर हम जाएंगे तो यहां पर भी एक खाड़ी है, इस खाड़ी को कहा जाता है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया की खाड़ी कहां पर है? मैक्सिको के पश्चिम में। और मैक्सिको की खाड़ी कहां है? मैक्सिको के पूरब में। तो ये कैलिफोर्निया की खाड़ी याद रखें। मैक्सिको को अभी हम दोबारा पढ़ेंगे। इसके बाद ये जो पेनिनसुला आपको दिखाई देता है, तो इस पेनिनसुला को कहा जाता है कैलिफोर्निया पेनिनसुला। तो ये कैलिफोर्निया पेनिनसुला भी किसका पार्ट है? मैक्सिको का पार्ट है। और इसी कैलिफोर्निया पेनिनसुला के अंदर जो स्टेट आती है, उस स्टेट को कहा जाता है लोअर कैलिफोर्निया। तो यहां पर जो स्टेट है, मतलब इसके अंदर जो स्टेट स्थित है, उसको कहा जाता है लोअर कैलिफोर्निया। और रियल में जो कैलिफोर्निया वो इस जगह पर मिलता है। तो इस जगह पर हमें मिलता है कैलिफोर्निया। तो रियल में जो कैलिफोर्निया है वो यूएसए में है, लेकिन कैलिफोर्निया पेनिनसुला पूछे, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया पूछे या लोअर कैलिफोर्निया पूछे, तो ये सब कहां पर है? मैक्सिको के अंतर्गत स्थित है। और कैलिफोर्निया कहां पर है? केवल कनाडा में स्थित है। इसके बाद अगर आप ऊपर की ओर और जाएंगे तो यहां पर आपको एक छोटा सा आइलैंड फिर मिल जाएगा। इस द्वीप को कहा जाता है वैंकूवर द्वीप। तो यहां पर आपको एक वैंकूवर द्वीप याद रखना है, कनाडा का पार्ट है, यूएसए के बॉर्डर के पास में है। और इस वैंकूवर द्वीप के पास अगर आप जाएंगे तो यहां पर आपको एक छोटा सा आइलैंड और मिल जाएगा। इस आइलैंड को कहा जाता है क्वीन शार्लेट। शार्लोट या शार्लेट। तो ये छोटा सा द्वीप है यहां पर क्वीन शार्लोटा के नाम से। और इसके बाद यहां पर एक छोटा सा द्वीपों का पार्ट आपको और मिलता है। इस जगह पर कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स और हैं। इन आइलैंड्स की अगर हम बात करें तो इनको कहा जाता है अलेक्जेंडर आर्चीप्लागो। एक मिनट, इसको आप पूरा का पूरा अलेक्जेंडर ही लिख लो, केवल बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको कहते हैं अलेक्जेंडर। तो ये छोटा छोटा जो द्वीपों का समूह, इसको क्या कहा जाता है? अलेक्जेंडर। और इसी अलेक्जेंडर के ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहां पर आपको मिलता है अलास्का, गल्फ ऑफ अलास्का, अलास्का की खाड़ी। तो यहां पर मिलती है गल्फ ऑफ अलास्का। और अलेक्जेंडर आर्चीपेलागो के बारे में याद रखना कि ये अलास्का का पार्ट है। इसके ऊपर जो पार्ट है अलास्का, ये कौन सा प्रायद्वीप है? अलास्का प्रायद्वीप। और इसी अलास्का के ऊपर किसका अधिकार है? यूएस का अधिकार है। तो अलास्का के ऊपर है, ये इसी का पार्ट है। तो अलास्का के ऊपर यूएसए का अधिकार है और अलेक्जेंडर आर्चीपेलागो पर किसका अधिकार है? अलास्का का अधिकार है। इसके बाद इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं सरका के। ठीक, इसको ऊपर लिख लेते हैं अमुंडसेन बे। तो यहां पर अगर हम जाएंगे तो इस जगह पर आपको कई छोटे छोटे द्वीप टाइप के दिखाई देंगे। तो ये पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो इस तरीके से बाहर की ओर निकला हुआ है, ये अलास्का का ही पार्ट है। ये यहां तक, इस पार्ट को कहा जाता है अलास्का पेनिनसुला। तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे? अलास्का पेनिनसुला, अलास्का प्रायद्वीप। और इसी अलास्का प्रायद्वीप में कई छोटे छोटे आइसलैंड हैं। तो यहां पर कई छोटे छोटे आइलैंड की रेंज आपको मिलती है अलास्का पेनिनसुला के अंदर। तो इस तरीके से ये कई छोटे छोटे आइलैंड हैं। इन आइसलैंड को कहा जाता है एल्यूशियन आइलैंड। ठीक है, तो ये भी इसी का पार्ट है। और इसका जो सबसे लास्ट पॉइंट है उसको कहा जाता है अट्टू आइलैंड।
अट्टू आइलैंड। ये अट्टू आइलैंड की अगर हम बात करें तो ये सबसे वेस्टर्न पॉइंट है, तो यूएस का या पूरे नॉर्थ अमेरिका का लिख सकते हैं, तो ये नॉर्थ अमेरिका का पूर्वी बिंदु है, सॉरी पश्चिमी लिखेंगे, पूर्वी नहीं पश्चिमी बिंदु। तो सबसे पश्चिमी बिंदु को कहा जाता है अट्टू आइलैंड, जो इसी एल्यूशियन आइलैंड का, ये जो आइलैंड्स हैं ये पूरे क्या कहलाते हैं, एल्यूशियन। और इसी के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक खाड़ी मिल जाएगी जिसको कहा जाता है बेरिंग की खाड़ी। ठीक है, यही नीचे बना लेते हैं, यहीं पर आपको बेरिंग सागर लिख लो अभी, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा बेरिंग सागर। बाद में यहाँ पर एक बेरिंग जल संधि भी हम कल पढ़ेंगे, तो अभी केवल आप बेरिंग सागर याद रख लें। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि पूरे महाद्वीप के चारों ओर की स्टडी हम कंप्लीट करते हैं। तो ये इस तरीके से अभी यहाँ से लौट कर हम आएंगे, तो जब यहाँ से लौट कर आएंगे तो कैलिफोर्निया से हम इस तरीके से पहुंचेंगे। तो ये थोड़ा सा पार्ट अभी आपका रह गया है, तो उसको हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि स्पेस यहाँ पर काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो देखो, तो मैंने यहाँ से कहाँ तक आपको करवा दिया उसको जरा समझे। तो मैंने आपको स्टार्ट किया था ब्यूफोर्ड सागर से, ठीक है, पूरा नहीं बता रहा हूं, घबराना मत। इस ब्यूफोर्ड सागर से हमने इस तरीके से पूरे का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट किया और फाइनल पहुंचे हम लेब्राडोर सागर में। और इस लेब्राडोर से हमने इस तरीके से यहां पर जैसे ये वाला न्यू फाउंडलैंड के बारे में पढ़ा, यहां पर नोवा स्कोटिया के बारे में पढ़ लिया, यहां पर मैंने आपको कैप कोड करा दिया और इसी के नीचे मैंने आपको फंडी की खाड़ी भी बता दी थी। यहां तक हम कवर कर चुके हैं। अब इसके आगे देखिए, इसको भी इग्नोर करो, इस साइड से समझो। तो मैंने आपको लास्ट पॉइंट लिखाया था कैप कोड। कैप कोड के बाद यहां पर एक आइलैंड मिलता है छोटा सा, इस छोटे से आइसलैंड को कहा जाता है लॉन्ग आइलैंड। ठीक है, क्या कहा जाता है, लॉन्ग आइलैंड। और इसी लॉन्ग आइलैंड पर बना हुआ है न्यूयॉर्क सिटी, जिसे सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर कहा जाता है, या हिंदी में कहें तो गगन चुंबी इमारतों का शहर। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर हमें कुछ और पॉइंट मिल जाएंगे। जैसे एक पॉइंट यहां पर हमें मिलेगा जिसको कहा जाता है कैप कोड, यहां लिख दे रहा हूं साइड में। तो इसको क्या कहा जाता है, सॉरी कैप कोड हो गया, तो इसको कहते हैं कैप हैट्रस। कैप हैट्रस की अगर हम बात करें तो ये इसकी विशेषता क्या है, तो ये सबसे लंबी, तो विश्व की सबसे लंबी अपतट रोधिका है। अपतट रोधिका को इंग्लिश में कहते हैं ऑफ शोर बार। ये ऑफशोर बार क्या होता है कि समुद्र के द्वारा, समुद्र की लहरों के द्वारा यहाँ पर छोटा छोटा अवसादों का निक्षेप जमा हो जाता है। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे अवसादों के निक्षेप जमा होते हैं तो उसी को किस नाम से जाना जाता है, कैप हैट्रस के नाम से जाना जाता है, जो वर्ल्ड की सबसे लंबी ऑफशोर बार। ऑफशोर बार, बार मतलब रोधिका है, तो समुद्र के तटों के पास जब अवसादों का निक्षेप होता है तो उसी को बार के नाम से जाना जाता है। ये बार तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है कनेक्टिंग बार, संयोजी रोधिका, एक होती है ऑफशोर ऑप्तट रोधिका, और एक कहलाती है हमारी लूप बार। ठीक है, जो द्वीप के चारों ओर बनती है लूप बार। तो ये अभी केवल कौन सा सबसे बड़ा ऑफशोर बार है। इसी के ऊपर अगर हम जाएंगे तो यूएसए की कैपिटल आपकी दी हुई है जिसको कहा जाता है वॉशिंगटन डीसी। तो यहीं पर हमें यूएसए की कैपिटल मिल जाएगी जिसका नाम क्या है, वॉशिंगटन। तो यहीं पर हमें वॉशिंगटन डीसी मिल जाएगा। और वॉशिंगटन डीसी के पास में ही यहां पर एक छोटी सी खाड़ी है, यहां पर वॉशिंगटन डीसी के पास में एक खाड़ी है जिसको कहा जाता है चीसा पिके की खाड़ी। चीसा पिके की खाड़ी, और ये मोती उत्पादन के लिए फेमस है। ये खाड़ी किसके लिए फेमस है, मोती के लिए। मोती का उत्पादन होता है, पर्ल प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो चीसा पिके की खाड़ी किस चीज के लिए फेमस है, मोती उत्पादन के लिए फेमस है, जो वॉशिंगटन डीसी के पास में। एटलस में अगर यूएस वाला मैप स्पेशल जाके देखोगे तो वहां पर आपको चीसा पिके की खाड़ी मिल जाएगी जो मोती उत्पादन के लिए फेमस है। अब ये तो आपका कोस्टल पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगर आप मोस्ट इंपोर्टेंट एक चीज देखोगे तो यहां पर आपको एक सागर मिलेगा जिसको कहा जाता है सारगासो सी, सारगासो सागर। तो यहां पर एक सागर मिलता है जिसको कहा जाता है सारगासो सागर।
तो ये सारगासो सागर, मैंने अभी आपको बताया था कि सागर का मतलब होता है महासागर के उपभाग, और इसकी विशेषता होती है कि ये किसी ना किसी समुद्री तट को जरूर स्पर्श करेगा। लेकिन सारगासो सागर दुनिया का एक अपवाद है जो किसी भी समुद्री तट रेखा को स्पर्श नहीं करता, मतलब विदाउट लैंड। ऐसा कोई सागर नहीं दुनिया में जो मतलब कहें कि एक पानी भरा हुआ और वो किसी तट को स्पर्श ना करे, ये पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन सारगासो में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये किसी भी तट को स्पर्श नहीं करेगा। और सार्गेसम नाम के सीविड्स पाए जाते हैं यहाँ पर, ये कह सकते हैं कि सार्गेसम नाम के यहाँ पर कुछ शैवाल पाए जाते हैं या कुछ वनस्पतियां पाई जाती हैं, उनके कारण इसको सार्गेसो के नाम से जाना जाता है। तो विश्व में एक अच्छी खासी जैव विविधता भी आपको, या सबसे ज्यादा ओशियंस की जैव विविधता देखें तो सारगासो सागर में मिलती है। इसके पानी के अंदर मूवमेंट नहीं है, इसको शांत सागर के नाम से भी पढ़ा जाता है। देखो मैं एक इमेज में आपको दिखा रहा हूं, यहां पर आप देख पाओगे, यहां पर आप एक अच्छे से देख पाओगे कि इस जगह पर आपको क्लियर कट सारगासो सागर दिखाई दे रहा है। बाकी ये कोस्ट लाइन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, ये फंडी की खाड़ी है, और ये आपका मेक्सिको की खाड़ी। तो ये सारगासो सागर जो हमें दिखता है, तो इसको क्यों शांत सागर कहा जाता है? क्योंकि इसके पानी में मूवमेंट नहीं होता, बल्कि इसके चारों ओर बहुत सारी समुद्री धाराएं चलती। तो यहाँ पर भी एक समुद्री धारा आती है जो अमेरिका से टच नहीं होने देती, और इस साइड भी एक समुद्री धारा आती है जो इसको अफ्रीका से सेपरेट करती है। तो इस साइड जो धारा मिलती है, इस धारा को कहा जाता है कनारी, कनारी की ठंडी धारा, या अभी केवल धारा लिख लो, समुद्र विज्ञान के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। तो कनारी की धारा क्या करती है, इस क्षेत्र को इस क्षेत्र से अलग कर देती है। तो कई बार पूछा जा सकता है कि अफ्रीका महाद्वीप से सारगासो सागर को कौन अलग करता है? कनारी की धारा। और इस साइड अगर हम जाते हैं तो यहां पर हमें मिलता है गल्फ स्ट्रीम, गल्फ की धारा भी बोल देते हैं, या इसको आप कहेंगे गल्फ स्ट्रीम, गल्फ की धारा। तो ये गल्फ की धारा क्या करती है, इसको उत्तरी अमेरिका के तटों से अलग करती है। तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटों से गल्फ स्ट्रीम की धारा अलग करती है, और अफ्रीका के पश्चिमी तटों से इसे कनारी की धारा अलग करती है। इसके अगर उत्तरी भाग में देखें तो यहां पर आपका चलता है नॉर्थ एटलांटिक करंट, और इसके नीचे वाले में चलती उसको कहते हैं नॉर्थ इक्वाटोरियल करंट। तो यहां पर उत्तरी विषुवतीय धारा चलती है, विषुवत धारा, और उत्तर की तरफ देखें तो अटलांटिक की उत्तरी धारा, इस तरफ कनारी की धारा, इस तरफ गल्फ। इसलिए ये सागर चारों तरफ से क्या है, धाराओं से घिरा होने के कारण यहां पर किसी भी प्रकार का मोमेंट नहीं मिलता है, इसलिए इस सागर को शांत सागर कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको? शांत सागर, काम सी, शांत सागर। और इसमें सबसे ज्यादा क्या हमें बायोडायवर्सिटी मिलती है, तो जैव विविधता भी हमें सबसे ज्यादा यहां पर मिल जाती है। तो और ये कहां पर स्थित है, तो इसकी स्थिति अगर आपसे पूछी जाए तो हम कहेंगे ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में स्थित है, नॉर्थ अमेरिका के पूर्व में, अफ्रीका के पश्चिम में स्थित। ये सारी बातें आपको पैसिफिक ओशियन के अंदर, सॉरी अटलांटिक ओशियन के अंदर स्थित सारगासो सागर के बारे में बता सकते हैं। अब आगे देखें, तो यहां पर जब हम सारगासो सागर को कंप्लीट कर लेते हैं तो लेब्राडोर के नीचे सारगासो है, सारगासो को कंप्लीट करके जब हम नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको कैरिबियन सागर मिल जाएगा, और इस कैरिबियन सागर के इधर मेक्सिको की खाड़ी है। तो इसी कैरिबियन सागर और मेक्सिको की खाड़ी, या केवल कैरिबियन सागर की बात करें तो कैरिबियन सागर के अंदर बहुत छोटे छोटे द्वीप मिलते हैं। तो इन सारे द्वीपों के समूह को कैरिबियन सागर के नाम से जाना जाता है। तो लास्ट टाइम मैंने देश राजधानियों के अंदर भी ये द्वीप पढ़ा दिए थे, एक बार फिर से एक बार इनको शॉर्टकट में देख लेते हैं। तो कैरिबियन सागर के अंदर कुछ द्वीप हैं जिनको कहा जाता है ग्रेटर एंटिलीज, और जो इस साइड मिलते हैं उनको कहा जाता है लेजर एंटिलीज। तो बड़े कैरिबियन सागर के बड़े द्वीप क्या कहलाते हैं? ग्रेटर एंटिलीज, और कैरिबियन सागर के छोटे द्वीप क्या कहलाते हैं? लेजर एंटिलीज। ग्रेटर एंटिलीज के अंदर जो बड़े बड़े देश आते हैं उनमें आता है, तो ग्रेटर की अगर हम बात करें तो पहले द्वीप का नाम याद रखेंगे बहामास, इसके बाद जो दूसरा द्वीप यहां पर आता है वो है क्यूबा, क्यूबा के बाद तीसरा जो आइलैंड इसके अंतर्गत आता है वो है जमैका, और ये जो पूरे का पूरा आइलैंड है इसको कहते हैं हिस्पेनियोला।
तो इस हिस्पेनियोला के अंतर्गत एक तरफ आता है हैती और एक तरफ आता है डोमिनिकन रिपब्लिक। तो यहां पर 1 2 3 4 और 5 देश मिलते हैं, ये दोनों एक ही द्वीप पर स्थित हैं। तो ये इसके ग्रेटर एंटिलीज के सबसे बड़े द्वीप है, प्रमुख द्वीप कहलाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ छोटे छोटे द्वीप भी आपको याद रखने हैं, जैसे केमन आइलैंड है, केमन आइलैंड पर यूएस का अधिकार है। नवासा आइलैंड है, नवासा आइलैंड पर भी यूएस का अधिकार है। और यहाँ पर पोर्टो रिको, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी यूएस का अधिकार है, इसकी कैपिटल भी सान जुआन, याद रखना। तो ये 3 हमें कुछ और आइलैंड्स भी दिखाई देते हैं। और बहामास तो याद रखना पूरा द्वीपों का समूह है, तो इसमें काफी ज्यादा द्वीप मिलते हैं, उनके बारे में बताएंगे कि यहां पर कौन कौन से आइलैंड आपको मिलते हैं। अगर हम लेजर एंटिलीज की बात करें तो लेजर के जो ऊपर के द्वीप हैं, लेजर के जो ऊपर के द्वीप, इनको लीवर्ड कहा जाता है, लीवर्ड। तो क्या कहा जाए इनको? लीवर्ड। और नीचे वाले जो द्वीप हैं ये इनको कहा जाता है विंडवर्ड। तो ये देखना है कि कौन से द्वीप लीवर्ड में आते हैं, कौन से द्वीप विंडवर्ड के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर आपको बहुत सारे द्वीप दिखाई देंगे, उनमें से कुछ द्वीपों के बारे में हम यहां पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ग्रेटर एंटिलीज की बात करें तो ग्रेटर एंटिलीज के अंदर कौन कौन से द्वीप आते हैं? तो एक तो यहां पर कई छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। तो इस द्वीपों के समूह की बात करें तो इस द्वीपों के समूह को कहा जाता है बहामास। तो ये द्वीप क्या कहलाएगा? द बहामास। और इसके बाद यहां पर एक बड़ा सा द्वीप आपको दिखाई देगा, तो इस द्वीप को हम कहते हैं क्यूबा। और क्यूबा के नीचे यहां पर एक छोटा सा द्वीप आपको दिखाई देगा, इसको कहा जाता है जमैका। ये मैं पहली क्लास में भी करा चुका हूं, वहां से एक बार डिटेल से पढ़ लेना, ठीक है, जमैका। और जमैका के बाद अगर हम यहां पर जाते हैं तो यहां पर कुछ द्वीपों का समूह दिखाई देता, मतलब एक बड़ा द्वीप दिखाई देता है। इस द्वीप को कहा जाता है हिस्पेनियोला। ये पूरे का पूरा एक द्वीप है। इस हिस्पेनियोला को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो जो वेस्ट में पार्ट आता है उसको कहते हैं हैती, और इस साइड जो आता है उसको कहते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक। ये बड़े द्वीप हैं, ठीक है। और इन द्वीपों के पास में कुछ छोटे छोटे द्वीप मिलते हैं, जैसे इसको कहा जाता है केमन आइलैंड, जिस पर यूएस का अधिकार है। इसके पास में एक आइलैंड मिलता है जिसको कहते हैं नवासा, इस पर भी यूएस का अधिकार है, जैसे यहां पर आपको दिखा चुके थे, लास्ट में देखोगे सेम पोजीशन पर, ठीक है। तो यहां पर नवासा मिलेगा, इस पर भी यूएस का अधिकार है, केमन पर भी यूएस का अधिकार है। और इसके बाद पोर्टो रिको, ठीक है। तो यहां पर आपको एक छोटा सा आइलैंड है, काफी इंपोर्टेंट है ये, तो पोर्टो रिको, ठीक है। और इस पर भी किसका अधिकार है? यूएस का अधिकार है। तो लगभग जो देखेंगे आइलैंड यूएस है, और यहां पर एक आइलैंड मिलता है जिसको कहते हैं वर्जिन। तो इस वर्जिन आइलैंड पर भी यूएस का अधिकार है। तो अधिकांश द्वीप आप देखेंगे सारे के सारे किसके अंडर में है? यूएस के अंडर में ही सारे के सारे द्वीप आते हैं। और इनमें जो बहामास है, तो इस बहामास के अंदर आपको कई छोटे छोटे द्वीप मिलते हैं। तो बहामास क्या है? कई द्वीपों का समूह है। तो इनमें कुछ द्वीपों के नाम आपको याद रखने, तो मैं एक बार दिखा दे रहा हूं कौन कौन से द्वीप आपको याद रखने हैं। देखो ये है बहामास। तो बहामास की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको याद रखना, सबसे पहले इसकी राजधानी क्या है? तो राजधानी का नाम है नसाउ। और नसाउ किस आइलैंड पर लोकेटेड है? तो उस आइलैंड की अगर हम बात करें तो नसाउ न्यू प्रोविडेंस आइलैंड पर लोकेटेड है। तो पहला तो आप ये याद रखेंगे। इसके अलावा दूसरा ऊपर से जाएंगे तो ग्रांड बहामा, ठीक है, ग्रेट अबेको, 2 आइलैंड हो गए। और ये एक बड़ा आइलैंड है जिसको कहते हैं एड्रोस। और एड्रोस के बाद एक आइलैंड आपको याद रखना है इलुथ्रा आइलैंड। इसके बाद आप छोटा सा कैट आइलैंड और लॉन्ग आइलैंड भी याद रख सकते हैं। तो ये 4-5 आइलैंड आपको मेजर याद रखने हैं। इसके अलावा यहां पर अगर आप साइड में जाएंगे तो एक टर्क्स एंड कोकोस करके आइलैंड रहेगा जिस पर यूके का अधिकार है। तो टर्क्स एंड काइकोस आइलैंड पर किसका अधिकार है? यूके का अधिकार है। तो इस तरीके से ये कैरिबियन सागर के अंदर ग्रेटर एंटिलीज के, कैरिबियन सागर के अंदर ग्रेटर एंटिलीज के बड़े द्वीप आपको मिल जाते हैं। और साथ में बहामास पढ़ लिया। ये सारे नाम मैंने आपको लिखा दिए, ये स्वतंत्र देश हैं, ये सारे देश हैं, और इन द्वीपों पर किसी ना किसी का अधिकार है। केमन आइलैंड यूके यूएस है, एक मिनट देखें जरा। अच्छा, केमन पर यूके का अधिकार, ये थोड़ा चेंज कर लेना, केमन पर यूके का अधिकार है,
ठीक है, केमन पर यूके का अधिकार है, ये चेंज कर लें। इसके अलावा बारी आती है लेजर एंटलीज की। लेजर एंटलीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो छोटे छोटे द्वीपों का समूह उसको कहते हैं लेजर। तो लेजर एंटलीज के अंदर जो आपको द्वीप मिलते हैं उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो द्वीप मिलता है उसको कहते हैं सेंट किट्स एंड नेविस। दूसरा द्वीप जो मिलता है उसको कहते हैं एंटीगुआ एंड बरमूडा। ठीक है, ये दो बड़े द्वीप मिलेंगे। इसके अलावा छोटे द्वीपों में जाएं तो यहां पर वर्जिन आइलैंड फिर से आपको याद रखना है। वर्जिन पर यहां पर जाएंगे तो वहां यूके का अधिकार, यूएस का अधिकार था, तो यहां पर यूके का अधिकार है। वर्जिन दो पार्ट में है, आधे वर्जिन पर यूएस का अधिकार है, आधे वर्जिन पर यूके का अधिकार है। तो सेंट किट्स एंड नेविस, एंटीगुआ एंड बरमूडा मिल जाएगा। ठीक है, तो वर्जिन के लिए हुआ तो आधे वर्जिन पर यूएस का अधिकार है, आधे वर्जिन पर यूके का अधिकार है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर अगर हम जाएंगे तो वर्जिन हो गया, एक एंगुला करके आपको आइलैंड मिल जाएगा यहीं पर। तो एक एंगुला करके आइलैंड मिलेगा आपको यहां पर। ठीक है, एंगुला पर यूके का अधिकार है, तो ये याद रखेंगे। इसी एंगुला आइलैंड के बाद में अगर आप देखेंगे तो आपको ग्वादेलोप आइलैंड मिल जाएगा यहां पर। ठीक है, इस पर भी यूके का अधिकार है। और इस तरफ जाएंगे तो एक मॉन्टसेराट आइलैंड मिलेगा जिस पर फ्रांस का अधिकार है। सॉरी, एक मिनट रुको जरा, यहां पर गड़बड़ हुआ। ग्वादेलोप पर फ्रांस का अधिकार है। ठीक है, ग्वादेलोप पर फ्रांस का अधिकार है। और मॉन्टसेराट की अगर हम बात करें तो मॉन्टसेराट पर यूके का अधिकार। ये थोड़ा सा अधिकारों में कंफ्यूजन रहती है, अच्छे से इनको कवर करना। तो ग्वादेलोप पर फ्रांस का अधिकार है, मॉन्टसेराट पर यूके का अधिकार। तो ये सारे के सारे जो आइलैंड है, ये जो आइलैंड है, इन आइलैंड्स को कहा जाता है लीवर्ड आइलैंड। इनको क्या कहा जाएगा? लीवर्ड। तो ये कहलाते हैं लीवर्ड आइलैंड। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें दूसरे द्वीपों की तो यहां पर आइलैंड मिलेगा आपको डोमिनिका। डोमिनिका के नीचे दिया हुआ है सेंट लूसिया। सेंट लूसिया के पास में यहां पर विंसेंट एंड ग्रेनेडाइन। ठीक है, इसके बाद है यहां पर इस जगह पर बारबाडोस। और बारबाडोस के बाद अगर आप और नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको ग्रेनाडा मिल जाएगा। और ग्रेनाडा के बाद लास्ट में जो मिलेगा वो है त्रिनिडाड एंड टोबैको। तो ये कुछ आइलैंड आपको मिल जाएंगे। तो एक यहां पर अगर आप क्रम देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 6 आइलैंड है, तो ये 6 आइलैंड आपके किसके आइलैंड कहलाते हैं? विंडवर्ड। देखो, टोटल लेजर एंट्रीज के अंदर हमने 8 देश पढ़े थे लास्ट क्लास में। इसमें से 2 देश तो ये हो गए सेंट किट्स एंड नेविस जो लीवर्ड के पार्ट हैं। उसके बाद लूसिया, बारबाडो, ग्रेनाडा, विंसेंट, ये सब विंडवर्ड के पार्ट हैं। इसके अलावा यहां पर एक आइलैंड आपको और याद रख लेना जिसको कहते हैं मार्टिनिक। इस पर भी फ्रांस का अधिकार है, ये भी अंडर में है। और यहां पर अगर आप जाएंगे तो जैसे ही नॉर्थ अमेरिका यहां पर कंप्लीट होता है तो यहां पर साउथ अमेरिका स्टार्ट हो जाता है। तो कैरिबियन सागर के नीचे ही आप देखोगे तो साउथ अमेरिका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एक बार मैं दिखा दे रहा हूं कहां पर हो सकता है। ये एक इमेज हमें मिल जाएगी यहां पर, जैसे यहां पर देखोगे तो इस जगह पर अगर आप जाओगे तो यहां पर आपको ये साउथ अमेरिका दिखाई देता है। देखो, ये कैरिबियन है। साउथ अमेरिका में यहां पर 3 छोटे छोटे आइलैंड हैं। इन्हीं आइलैंड को एबीसी आइलैंड के नाम से जाना जाता है और इन पर नीदरलैंड का अधिकार है। यही मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो पोजीशन याद हो गई। तो इस जगह पर 3 आइलैंड मिलते हैं, इनको एबीसी आइलैंड के नाम से जाना जाता है। तो इसको कहते हैं ए आइलैंड और इसको कहते हैं सी आइलैंड, इसको कहते हैं बी आइलैंड या एबीसी आइलैंड। नॉट शॉर्टकट में याद रखेंगे। इसमें इसका नाम है अरूबा, इसको कहते हैं कुराकाओ और इसको कहते हैं बोनारे। तो ये 3 आइलैंड जो मिलते हैं और ये भी लेजर के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? ये लेजर एंट्रीज के ही पार्ट है। इसमें लिख दे रहा हूं ये, तो ये लेजर के ही पार्ट हैं। कलर अलग ले लेते हैं।
और ये लेजर के पार्ट है और इन पर नीदरलैंड का अधिकार है। तो किस देश का अधिकार है इन तीनों द्वीपों पर? इन तीनों ही द्वीपों पर नीदरलैंड का अधिकार है। तो ये आपको यहां तक के द्वीप क्लियर हो जाने चाहिए। और इसको जब हम क्रॉस करते हैं, तो यहां पर आपको मैं दिखा चुका था, यहां से जब हम क्रॉस करेंगे तो यहां पर एक पनामा नहर मिलेगी, ये कैरिबियन सागर है। पनामा नहर को जब हम क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करके हम यहाँ पर ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में चले जाएंगे। बाकी की चीज मैं आपको सारी कंप्लीट करवा चुका हूं। जैसे यहां पर देख लो एक बार, कुछ रहा तो नहीं है। जब हम यहां से ये कैरिबियन सागर को क्रॉस करते हैं तो आपको यहां से चलना है पूरा कैरिबियन सागर तक, जैसे यहां तक। तो कैरिबियन सागर को जैसे ही क्रॉस करोगे यहां पर आपको पनामा नहर मिलेगी। पनामा नहर में कल पढ़ाऊंगा। तो पनामा नहर को क्रॉस करके आपको फाइनली बेरिंग सागर तक, तो पहला जो स्टार्टअप पॉइंट होगा वो हमारा ब्यूफोर्ट सागर होगा, और जो एंड पॉइंट होगा, हमारा लास्ट पॉइंट होगा, वो हमारा बेरिंग सागर होगा। तो इस तरीके से पूरी की पूरी आउटलाइन आपको कवर करनी है। तो एक दो पॉइंट और रह के उनको फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आपका आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो ये क्लियर हो गए। तो लेजर के द्वीप हो गए सारे के सारे। लेजर को इस तरीके से लिखेंगे। तो लेजर में कुछ पार्ट आते हैं हमारे लीवर्ड और कुछ को कहते हैं विंडवर्ड। तो लेजर के जो लीवर्ड आइलैंड है उसके अंदर सेंट किट्स एंड नेविस, ये कंट्री है जिसकी कैपिटल है बासे तेरे, और एंटीगुआ एंड बरमूडा जिसकी कैपिटल है सैन जोस। इसके अलावा ये तीन आइलैंड जो हैं, चार कह सकते हैं, ये वर्जिन आइलैंड यूएस के अधिकार में है, अंगुला यूके के अधिकार में है, ग्वादेलो फ्रांस के अधिकार में, मोंटसेराट यूके के अधिकार में है। और इसके अलावा यहां पर जाएंगे तो विंडवर्ड में यहां पर 6 आइलैंड तो आपको प्रमुख मिल जाते, याद रखो 6 ये और 2 ये। तो लेजर आइलैंड के जो प्रमुख देश हैं वो 8 देश हैं जो स्वतंत्र हैं। बाकी के द्वीपों पर किसी ना किसी का अधिकार है। जैसे ये 4 द्वीप हैं, इन पर यूके यूएस फ्रांस का अधिकार है। यहां पर भी आपको मार्टिनिक मिल जाता है जिस पर फ्रांस का अधिकार था। और ये जो 3 द्वीप जिनको मैंने एबीसी आइलैंड के बारे में बताया था, जिन पर तीनों ही द्वीपों पर किसका अधिकार है? नीदरलैंड का अधिकार है। तो इस तरीके से आपके ये लेजर एंटलिस के भी पार्ट कंप्लीट होते हैं। तो ग्रेटर एंटलिस कंप्लीट हो गया हमारा, लेजर एंटलिस भी कंप्लीट हो गया। तो हमने इस मैप के अंदर पूरे के पूरे आप देखोगे आउटलाइन हमने जो पढ़ा है, तो इस आउटलाइन के अंदर मैंने सारे के सारे द्वीप आपको बता दिए। कुछ प्रायद्वीप आपको नहीं बताए हैं, वो मैं अभी बता रहा हूं। तीसरी बात करें तो यहां पर मैंने खाड़ियों के बारे में बता दिया है और साथ में आपको सागर भी बता दिए हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ कुछ बचा हुआ था तो वो एक्स्ट्रा बता दिया। प्रायद्वीप क्लियर हो ही गया है, द्वीप हो ही गया है, ठीक है। खाड़ी सागर हो गया। तो प्रायद्वीप की अगर हम बात करें तो 3-4 प्रायद्वीप केवल आपको याद रखने हैं। तो एक तो ये वाला प्रायद्वीप है जिसको कहा जाता है अलास्का प्रायद्वीप, ये मैं बता चुका था, ठीक है। ज्यादा प्रायद्वीप नहीं मिलते, वैसे 1-2 बता दिए मैंने। ये जो प्रायद्वीप इसको कहते हैं कैलिफोर्निया, ये भी शायद बता दिया था, वैसे छूटा तो कुछ नहीं है, ठीक है। और ये बचा हुआ है, ये जो प्रायद्वीप है यहाँ पर, इसको यूकाटन कहते हैं, इसको कहते हैं यूकाटन प्रायद्वीप, ये भी ऐड कर लेना उसमें। और यहां पर ये जो प्रायद्वीप मिलता है इसको कहा जाता है फ्लोरिडा, बस यही बचा हुआ था, फ्लोरिडा प्रायद्वीप, ठीक है। यूएस का पार्ट है। और ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप, ठीक है, फलों के लिए काफी ज्यादा फेमस है, फ्रूट्स यहाँ पर अच्छा खासा होता है। और यहाँ पर एक काफी इंपोर्टेंट खास बीच है जिसको कहते हैं मियामी बीच। तो ये मियामी बीच भी काफी इंपोर्टेंट है, एटलस में देखोगे तो यहीं पर आपको मियामी मिल जाएगा। तो ये आपके, और एक द्वीप प्रायद्वीप आपको यहाँ पर मिल जाता है, इस प्रायद्वीप को कहा जाता है उंगावा प्रायद्वीप। इसके अलावा कोई खास प्रायद्वीप आपको याद नहीं रखने हैं। तो इस तरीके से हमने द्वीप, प्रायद्वीप, खाड़ियां, सागर, ये सारी चीजों को कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास के अंदर जब हम कवर करेंगे तो वो कहलाएंगे हमारी जल संधियां, ठीक है। ये सारी चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे जल संधियां। लेकिन जल संधियां पढ़ने से पहले सारे द्वीप, खाड़ियां, सागर, आपको प्रायद्वीप बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, जिससे आपको सारी की सारी जल संधियां समझ में आ जाएंगी। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।